आज हम बात करते हैं पॉलीमरेज थर्ड की। पिछली क्लास में हमने पॉलीमरेज फर्स्ट की बात की थी कि उसे क्यों नहीं रेप्लिकेशन एंजाइम कहा जाता, क्योंकि उसमें स्लो प्रोसेसिविटी होती है, साथ ही स्लो रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है। तो जॉन कैरन्स जो थे उन्होंने 1969 में ये प्रूव कर दिया दैट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेजर एंजाइम दैट कैटेलाइजेज डीएनए सिंथेसिस एट द रेप्लिकेशन फॉर्म। जो जॉन कैरन्स थे उन्होंने इसे प्रूव कर दिया था कि नहीं, जो फर्स्ट है वो नहीं है एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन को करता है, बल्कि पॉलीमरेज थर्ड है। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द पॉलीमरेज फर्स्ट, क्योंकि इसमें जो सब यूनिट्स होती हैं वो 10 से अधिक प्रकार की होती हैं। 10 प्रकार की तो प्रेजेंट हैं जो मालूम हो चुकी हैं। इसमें अल्फ़ा से लेकर एप्सिलॉन तक काफ़ी सारी यूनिट्स आती हैं। पॉलीमराइजेशन और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का काम ये करता है पॉलीमरेज थर्ड। जो थीटा एसोसिएट्स जो होता है, या थीटा जो इसकी सब यूनिट होती है, इट एसोसिएट्स विद अल्फा यूनिट एंड एप्सिलॉन टू फॉर्म अ कोर पॉलीमरेज। आपको देखिए, हम आपकी बुक से बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। ये जो आपको हमने नोट्स दिए हैं, अगर आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगी तो शॉर्ट नोट के लिए आपको एक पूरा तरह की रूपरेखा आपको मिलेगी। सो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, जैसे कि उसमें 10 सब यूनिट मौजूद होती हैं और इसका काम क्या होता है, पॉलीमराइजेशन और प्रूफ रीडिंग का। जो थीटा होता है इसमें सब यूनिट, वो अल्फा के साथ मिलके और एप्सिलॉन के साथ मिलके एक कोर पॉलीमरेज बनाती है, जो विच कैन पॉलीमराइज डीएनए बट विद लिमिटेड प्रोसेसिविटी, यानी एक सीमित उसकी कार्य करने की क्षमता के साथ। जो दो कोर पॉलीमरेजेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक कोर पॉलीमरेज किससे बना, थीटा, अल्फा और एप्सिलॉन से। जो दो कोर पॉलीमरेज होते हैं दे कैन बी लिंक्ड बाय अनादर सेट ऑफ सब यूनिट्स। दूसरी सब यूनिट के सेट के साथ भी ये दो कोर पॉलीमरेज ऐड होते हैं और अ क्लैंप लीडिंग कॉम्प्लेक्स और गामा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो कि 5 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। समझ में आया आपके? एक कोर जो पॉलीमरेज था उसके साथ दो कोर पॉलीमरेज एक साथ जुड़ते हैं और अनादर एक सेट ऑफ सब यूनिट के साथ में जुड़ करके और क्या बना देते हैं, वो एक गामा कॉम्प्लेक्स। द कोर पॉलीमरेजेज आर लिंक्ड थ्रू द ताउ सब यूनिट्स टू एडिशनल सब यूनिट्स, जो कि काई एंड साई आर बाउंड टू द क्लैंप लीडिंग कॉम्प्लेक्स। दो एडिशनल सब यूनिट जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्लैंप लीडिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके साथ जुड़ती हैं, एंड द एंटायर असेंबली ऑफ 13 प्रोटीन सब यूनिट्स इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये पूरी जो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं ये इसके साथ जुड़ करके एक्चुअली इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाती हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी सब यूनिट्स होती हैं, इसीलिए ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन द पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैज़ बीन very low, but increased processivity is provided by the addition of the 4 beta subunits, converting this enzyme onto DNA polymerase third holo enzyme। अब शुरू में हमने आपको बोला कि ये हैज़ लो प्रोसेसिविटी, तो फिर क्या ज़रूरत है, फर्स्ट ही ठीक था। पर इसकी एक खूबी है कि इसके साथ जब 4 बीटा सब यूनिट्स जो कि जुड़ जाती हैं तो वो इसको क्या बना देती हैं, होलो एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स है वो बहुत फास्ट उसमें पेस के साथ में पॉलीमराइजेशन कर सकता है। वॉटसन एंड क्रिक सजेस्टेड दैट इट रेप्लिकेट्स बट वुड ऑल्सो बी सिंपल। उन्होंने क्या कहा था कि रेप्लिकेशन, जैसे इसका वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि जिस प्रकार से ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है जो हमने बताया है, तो उनका ये सोचना था कि शायद इसका बहुत सिंपल होगा जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन इनकी सोच से बहुत परे थी ये चीज़। एंड नाउ वी नो दैट अ होल आर्मी ऑफ एंजाइम्स आर नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। वॉटसन एंड क्रिक थॉट दैट एज सिंपल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, द सिंपल विल बी द रेप्लिकेशन प्रोसीजर, बट नॉट, nothing could be further from the truth. And now we know that whole army of enzymes are needed
for DNA duplication or replication. And now these enzymes actually, how they work together as it called a replisome. रेप्लिसोम मशीन कहलाती है जो कि रेप्लिकेशन का काम करती है. एंड एट अ मिनिमम रेप्लिसोम इन ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ कंटेन अ हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, एंड दे ऑल्सो रिक्वायर स्लाइडिंग कैम्स एंड क्लैम्प लोडर्स आइडेंटिफाइड नॉट लॉन्ग एगो. ये सब पहले नहीं मिले थे, तो आप इन्हें नहीं भी लिखें तो भी चलेगा. इस स्टैंडर्ड पर जो कि इंटीग्रेटेड बायोटेक करते हैं उनको ये चीज़ बताई जाती है. तो जो बात आपको हम बता रहे हैं कि जैसा वॉटसन एंड क्रिक ने सोचा बहुत आसान होगा, जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बता दिया तो रेप्लिकेशन भी आसान होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था. इस रेप्लिकेशन में एक पूरी की पूरी एंजाइम्स की आर्मी काम में आती है, अर्थात बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं. और इन एंजाइम्स को हम एक साथ क्या कहते हैं, रेप्लिसोम, जो कि ऐसे एंजाइम्स जो कि रेप्लिकेशन में काम में आए. और इस रेप्लिकेशन जो रेप्लिसोम्स होते हैं इनमें कौन कौन से एंजाइम्स ऐड होते हैं. बेसिकली देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेलिकेज की. हेलिकेज सबसे पहले इसको खोल देता है. साथ में आप टोपो आइसोमरेजेस भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक तरह से ब्रदर सिस्टर की तरह काम करते हैं. जो हेलिकेज होता है उसको तुरंत उसके काम को रोके रखने के लिए टोपो आइसोमरेज उस जगह को एक तरह से बना के रखता है कि ये दोबारा से जुड़ ना जाए. देन डीएनए पॉलीमरेजेस जो कि एक्चुअल पॉलीमराइजेशन करेंगे या जो कि ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के. देन प्राइमेज, स्टार्टिंग करने के लिए रेप्लिकेशन फॉर्क पर प्राइमेज या आरएनए प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड ऑल टुगेदर दे नोन एज रेप्लिसोम. तो इस प्रकार से आप रेप्लिसोम को समझ सकते हैं कि रेप्लिसोम एक्चुअली होते क्या हैं. अब जो बार बार हम बात करते हैं कि जब रेप्लिकेशन होना है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्पलेट की ज़रूरत होती है. हेलिकेज एंजाइम जो होते हैं जब वो खोल देते हैं उसको तो अलग अलग स्ट्रैंड्स हो जाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स क्या कहलाएंगे, अब टेम्पलेट. सो टेम्पलेट की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं दैट अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द टर्म दैट रेफर्स टू द स्ट्रैंड used by DNA polymerase or RNA polymerase to attach complementary bases during DNA replication or transcription. तो क्या हुआ, टेम्पलेट वो स्ट्रैंड हुआ जो कि डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए काम में लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ने के लिए. किसके दौरान, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन के दौरान. आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान भी उसको हम टेम्पलेट कहते हैं. जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है इट एक्चुअली रिक्वायर्स टू मेन थिंग्स. रेप्लिकेशन में हमें कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको शुरू करने के लिए, पहला टेम्पलेट, दूसरा प्राइमर. एग्ज़ाम में आपसे पूछे कोई भी ये क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो आप जवाब दे सकें दैट डीएनए पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्स टू मेन थिंग्स. One is template, another is primer. So what are primers, हम कई बार बता चुके हैं, is a strand segment with a free 3' OH end to which a nucleotide can be added. And DNA polymerase can extend a chain but cannot start a chain. Mind it. जो DNA polymerase होता है वो किसी भी चेन को स्टार्ट नहीं कर सकता. It can extend, इसको आगे बढ़ा सकता है, but cannot start a chain. So remember this thing also. आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर आरएनए प्राइमर्स. दे आर एक्चुअली ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए. आरएनए के ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये. प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अ सेट ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमोसोम कहलाते हैं, बाय एन एंजाइम प्राइमेज. प्राइमेज एंजाइम में जो सेट ऑफ प्रोटीन्स जो कि प्राइमोसोम कहलाते हैं वो होते हैं जो कि प्राइमर को बनाते हैं. और प्राइमेज क्या है, एक टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है. ये आपको हमने देखी शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन के हिसाब से बता रखी हैं, तो आप अगर इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगी यू कैन कॉपी इट डाउन, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी. एग्ज़ाम में जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, वो इन्हीं में से आते हैं. प्राइमेज एक्चुअली सिंथेसाइजेज अ शॉर्ट 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स की या 5 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रेच ऑफ आरएनए. छोटा सा टुकड़ा बनाता है प्राइमेज
वो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए। देखिए जो डीएनए होता है वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबाई वाला एक सेगमेंट होता है, या स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों। तो ऐसा नहीं होता कि पहली बार में, एक ही बार में पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होगा। जो डीएनए के कुछ खंड जिनकी आवश्यकता होती है वो रेप्लिकेट होते हैं, या अपनी सूचनाओं को थोड़े थोड़ा करके हैंड ओवर करते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने के लिए। तो एक्चुअली जो डीएनए प्राइमेजेस होते हैं वो एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बनाते हैं, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए। डीएनए के किसी विशेष क्षेत्र को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड ओनली वन प्राइमर नीडेड। लीडिंग स्ट्रैंड जो शुरू होगा उसमें सिर्फ एक प्राइमर की आवश्यकता होगी, जो कि इनिशिएट कर देगा प्रोसेस को। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज उसको ले लेगा, काम को टेक ओवर करेगा और बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बनाता चला जाएगा। और ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ स्ट्रैंड है वो चुपचाप हट जाएगा एक्टिविटीज़ एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, और साथ में डीएनए बनना शुरू हो जाएगा कंटिन्यूअसली। इन लैगिंग स्ट्रैंड जो एवरी ओकाजाकी सेगमेंट्स नीड्स इट्स ओन प्राइमर। दिस इज बेसिक डिफरेंस फ्रॉम लीडिंग एंड लैगिंग जो स्ट्रैंड्स हैं। इन लीडिंग स्ट्रैंड अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इट नीड्स ओनली अ सिंगल आरएनए प्राइमर at the initiation point, and in lagging strand every Okazaki segments needs its own primer। जितने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे लैगिंग पर उतने ही उसको प्राइमर्स की आवश्यकता पड़ेगी। सो इसको आप याद रखिए कि ये क्या बेसिक डिफरेंस है लैगिंग और लीडिंग में। द आरएनए चेन कंपोजिंग द प्राइमर इज देन एक्सटेंडेड एज अ डीएनए चेन। ये आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जो आरएनए चेन होती है वो उसको प्राइमर्स को बनाती है, उनकी कंपोज्ड होती है, और डीएनए चेन जो होती है वो आगे उसको डीएनए को एक्सटेंड करने का काम करती है। एंड दिस रिमूव्स दिस डीएनए एंड गैप इज फिल्ड बाय लाइगेशन। यानी ये बात हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जब आरएनए प्राइमर जुड़ा, फिर आरएनए प्राइमर हटा और डीएनए बना, वहाँ पर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा टुकड़ा जो इसका है वहाँ डीएनए बना। अब ये जो गैप है इन दोनों का वो कौन फिल करेगा? ये करेंगे लाइगेशन के द्वारा, जुड़ने के द्वारा। और ये लाइगेशन कौन करेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है एक्चुअली इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स। अब देखिए यहाँ पर ये काम आता है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हुए आरएनए प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटा देता है और इस गैप को फिल कर देता है डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी के द्वारा। यानी अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज जॉइंस द 3 प्राइम एंड ऑफ द गैप, फिलिंग डीएनए टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द डाउन स्ट्रीम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो ऊपर से नीचे की तरफ आते रहते हैं उनको वो जोड़ता हुआ चला जाएगा, जो डीएनए लाइगेज है। जो कुछ इसमें प्रोसेसेस आपके हेलिकेज एंजाइम हैं उसके बारे में और डिटेल में जो है वो हम बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ सिंपल आपको बता देते हैं कि रेप्लिकेशन के दौरान जो रेप्लिकेशन फिडेलिटी प्रोसेसिविटी क्या होती है। जो रेप्लिकेशन फिडेलिटी, देखिए फाइडेलिटी और फिडेलिटी वॉट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है कि किस प्रकार से उसकी एक तरह की आप कह लीजिए जो उसकी एक सही तरीके की एक्यूरेसी है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो कैसे मेंटेन होती है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फाइडेलिटी या फिडेलिटी। एक्चुअली क्या है ये? एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन वो कितना एक्यूरेटली होता है, इसमें कहीं कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती। अगर होती भी है तो लेस देन 1 एरर पर 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स। यू कैन इमेजिन कितनी कम उसमें गुंजाइश होती है। और अगर कोई उसमें एरर आ जाती है तो आप सभी जानते हैं कि इफ़ वी टॉक इन अबाउट द ह्यूमन बींग्स, अगर हम बात करें तो उनमें ये जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं उनका कारण यही एरर होती है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड कहीं कोई गलत लग गया तो वो एक अलग तरीके का प्रोटीन बनाएगा और वो हो सकता है उसके लिए बेनिफिशियल भी हो या फिर नुकसानदायक हो, जो किसी उसको जेनेटिक डिजीज़ दे दे। सो लेस देन 1 एरर उसमें जो 10⁻10 न्यूक्लियोटाइड्स अगर ऐड हुए हैं डीएनए में रेप्लिकेशन के दौरान तो उसमें बहुत कम गुंजाइश होती है। और कारण इसका क्या होता है? दैट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड दे पजेस 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, उनमें ये होती है, एंड विच सर्व्स अ प्रूफ रीडिंग फंक्शन। देखिए
5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, लेकिन 3 प्राइम से 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग भी हो रही है साथ की साथ, कि इधर बना और इधर उल्टे डायरेक्शन में उसने चेक करना शुरू करा कि कहीं को गलत तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो गया। सो प्रूफ रीडिंग फंक्शन बाय एक्साइजिंग रॉन्गली इंसर्टेड मिसमैच बेसिस। जो मिसमैच या कोई भी गलत बेस उसमें लग जाता है तो उसको हटाते चलते हैं वो साथ की साथ। नाउ प्रोसेसिविटी आफ्टर एडिंग अ न्यूक्लियोटाइड टू अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड, बढ़ते हुए ग्रोइंग जो है उसका डीएनए का स्ट्रैंड है, आ डीएनए पॉलीमरेज either dissociates or moves along the template to add next nucleotides। इसको हम प्रोसेसिविटी कहते हैं कि किस प्रकार से जो बढ़ता हुआ स्ट्रैंड है उसमें या तो वो डिसोसिएट हो जाए या फिर along the template उसमें नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए। Association and reassociation of the polymerase can limit the overall rate of polymerization। जो उसका जुड़ना और उसका डिसोसिएट होना ये डिपेंड करता है उस पर कि उसकी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या चल रही है। द प्रोसेस इज जनरली फास्टर व्हेन अ पॉलीमरेज एड्स मोर न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट डिसोसिएटिंग फ्रॉम द टेम्पलेट। वही बात कि अगर उसमें एडिशन ज़्यादा हो रहा है तो तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा, अगर बीच बीच में डिसोसिएशन भी हो रहा है तो उससे दिक्कत हो सकती है इसकी स्पीड पर। The average number of nucleotides added before a polymerase dissociates is defined as its processivity. Now this is actually the definition. What is processivity? The average number of nucleotides added before a polymerase dissociates is defined as its processivity. Now DNA polymerases vary greatly in processivity, ranging from adding just a few nucleotides before dissociation to many thousands. ये इनकी अलग अलग हो सकती है। एंड डीएनए रेप्लिकेट सिस्टम इज नोन एज रेप्लिसोम, आपको बता ही चुके हैं हम। डीएनए पॉलीमरेज इज पार्ट ऑफ ए लार्ज न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क की जगह पर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ही हम रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। एंड एट द रेप्लिकेशन फॉर्क द कैटालिटिक कोर ऑफ द डीएनए थर्ड is part of a larger complex called the polymerase third holoenzyme। ये आपको हम बता चुके हैं, which consists of 2 catalytic cores and many accessory proteins। polymerase third की पूरी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के टॉपिक्स लेंगे।